नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर संधि। स्वर संधि में हम आज अध्ययन करेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि स्टार्ट करने से पहले हम पहले स्वरों के बारे में जान लें, क्योंकि बिना स्वरों के स्वर संधि का ज्ञान वो नहीं हो सकता। हमारी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हिंदी और संस्कृत में कॉमन स्वर हैं, मगर एक स्वर और होता है जो केवल संस्कृत में होता है, लिरि, जिसका उपयोग हम अक्सर जो संस्कृत की संधियां होती हैं उनमें आता है। लिरि का प्रयोग हिंदी में सामान्यतः अब समाप्त हो गया है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा तक सीमित रह गया है। इसीलिए हिंदी भाषा में हम केवल 11 स्वरों का अध्ययन करते हैं। अब स्वर संधि में स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अब अकः सवर्णे दीर्घः, इनमें इस सूत्र में 3 चीजें हैं, अक, सवर्ण और दीर्घ। अक को हम किसी दिन दूसरे दिन हम प्रत्याहार पढ़ेंगे, जो संस्कृत व्याकरण का आधार है। उसमें प्रत्याहारों के विषय में बताया गया है, जिससे हिंदी और संस्कृत व्याकरण को ट्रिकी रूप में पढ़ाया जाना आसान किया गया। ये जो प्रत्याहार हैं वह महर्षि पाणिनि के जो 14 माहेश्वर सूत्र थे उनके आधार पर पूरे व्याकरण को सूत्रबद्ध किया गया है। तो अकः, इसके अंतर्गत ए, आ, ई, उ, ऋ, इस प्रत्याहार के अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। इन प्रत्याहार में अब आता है, आगे हम समझेंगे सवर्ण। सवर्ण आप जानते हैं, अक्सर सवर्ण का प्रयोग आपने देखा है कि सवर्ण समान जाति का। अब समान जाति का कौन? आ, ये दोनों एक जाति के हैं, एक हैं, क्योंकि आ जमा आ बराबर आ, यानी 2 ह्रस्व आ मिलकर वो दीर्घ आ हो जाते हैं। ये ह्रस्व पहला स्वर अ ह्रस्व है, आ दीर्घ स्वर है। ऐसे ही ई ह्रस्व स्वर है, ई मिलकर दीर्घ ई बनता है। ऐसे ही उ जमा उ दीर्घ उ होता है। और ऋ में पहले जो हमारी संस्कृत व्याकरण थी उसमें ह्रस्व ऋ और दीर्घ ऋ दोनों अलग अलग होते थे, मगर अब इसका प्रयोग सामान्यतः समाप्त हो गया है। इसीलिए केवल एक ही ह्रस्व स्वर का हम मानते हैं कि व्याकरण जो स्वरों में जिस हम ऋ को पढ़ते हैं वह ह्रस्व ऋ है। तो अ एक जाति के हुए हैं, ई एक जाति के हैं, उ एक जाति के हैं। तो अकः सवर्णे, कि जब एक समान वर्ण, एक सवर्ण, एक जाति के 2 स्वर मिलकर जब किसी शब्द की रचना करते हैं तो वो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी आ जमा आ बराबर आ हो जाएगा, आ जमा आ बराबर भी आ हो जाएगा, और आ जमा आ भी मिलकर आ हो जाएगा। इसी तरह ई दोनों मिलकर ई होंगे, ई और ई मिलकर भी ई होंगे, और ई जमा ई दोनों मिलकर भी ई होंगे। या इसी तरह उ प्लस उ दोनों मिलकर उ होंगे, उ प्लस उ मिलकर भी उ होंगे, और उ जमा उ भी मिलकर उ होंगे। इसी तरह से ऋ, क्योंकि अब केवल हिंदी में केवल ह्रस्व स्वर है, तो ऋ जमा ऋ मिलकर
दीर्घ दीर्घ होंगे। यह इस अकह सवर्णे सूत्र का अर्थ है। इससे आपको इस संधि को समझने में सहायता होगी। कैसे? अब इसको हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। स्वर संधि के साथ साथ जितनी भी संधियां हैं उसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि उसके लिए आपका शब्दकोश विस्तृत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें शब्दों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम संधि को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि संधि में शब्द जो हैं वो सार्थक होने चाहिए। सार्थक शब्दों में ही संधियां होती हैं, निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द, जब तक हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसमें संधि नहीं कर पाएंगे। जैसे परोपकार, जब तक हमें इसमें जो जिन शब्दों से मिलकर यह बना है पर और उपकार, जब तक हमें यह जानकारी नहीं होगी कि पर भी कोई स्वतंत्र शब्द है जिसका एक अर्थ है और उपकार, तो इन शब्दों की हमें जानकारी होना जरूरी है। नहीं तो हम उस तक, जब हमें शब्दों की सही जानकारी होगी, हमारा शब्द भंडार हमारा विस्तृत होगा, तभी हम उस संधि को कर पाएंगे। उदाहरण लेंगे, ए प्लस आ का उदाहरण देखिए। परमात्मा, परमात्मा में भी दो शब्द हैं। देखिए परमात्मा, परमात्मा, इस परमात्मा में दो शब्द हैं, परम जमा आत्मा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। अगर हमें यह जानकारी नहीं है कि यहां दो शब्द कौन कौन से हैं, परम है, पर है या पा है, तब तक हम संधि को नहीं कर पाएंगे। स्वर संधि क्या, किसी भी संधि को हम नहीं कर पाएंगे। हमारे शब्द ज्ञान का, शब्द भंडार का विस्तृत होना संधि के लिए, क्या किसी भी व्याकरणिक प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे शब्द ज्ञान का विस्तृत होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम आते हैं परमात्मा में दो शब्द हुए, परम और आत्मा। अब ये परम पर हम इस मां को आते हैं। इस मां से हम जब आ को अलग करते हैं, स्वर को अलग करते हैं, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर में ही संधि होगी। इस मां से हमने आ को अलग किया तो ये मां जो है ये हल हो गया, इसमें हमने हल लगा दिया तो ये हलंत मां हो गया। और यहां पर जो स्वर है आत्मा का, ये आ गया। अब हमें, हमारे पास जो दो स्वर प्राप्त हुए जिनमें संधि होनी है, वो ये आ है परम का और ये आत्मा का स्वर है आ। इस तरह से इस आ और आ दोनों को मिलकर ये आ हो गया है। देखिए, इस मां को हमने स्वर इससे अलग किया, इस आत्मा का हमने ये आ लिया, दोनों का, इस परम का आ और इस आत्मा का आ, दोनों को मिलकर जब आ हो गया, और जब इस आ को हम इस, जिससे हमने परम के मां से आ को अलग किया था, जब हम इस हल मां में आ जोड़ेंगे तो ये बन जाता है मां। और इस तरह से ये जो शब्द है, ये हमने, जो हम यहां पर हमने मां बनाया है, ये मां, ये हमारा इस तरह से यहां पर आ जाता है और शब्द बन जाता है परमात्मा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। देवालय है, हिमालय है, जिसमें आ और आ मिलकर आ हो जाते हैं। इसी तरह से आ और आ, जैसे हमने विद्यालय हमने किया है, जिसमें आ और आ मिलकर, देखिए विद्यालय का भी मैं आपको उदाहरण समझा देता हूं। विद्यालय, विद्या में दो शब्द हैं, विद्या और आलय। अब संधि करने के लिए हम जब इस द्या से आ को अलग करेंगे तो ये द्या जो है वो हल हो जाएगा और इसका ये आ अलग हो गया है। और इस तरह ये इस द्या का हमने आ अलग कर लिया है। आले का आरंभिक स्वर आ है ही। इस तरह से जिन स्वरों में संधि होनी है वो विद्या का आ है और आलय का आ है, और दोनों को मिलकर आ हो जाता है।
जब ये आ जो दोनों आ को मिलकर आ हुआ है इस द्या में मिलेगा तो इस द्या में मिलने के बाद यह हो जाएगा द्या। और इस तरह यह शब्द जो है विद्यालय, या यह मानक वर्तनी का रूप है, यह भी हम किसी दिन अलग प्रकरण में मानक वर्तनी को भी समझेंगे, पढ़ाएंगे। मगर जब हम इसका संयुक्त रूप देखते हैं जो प्राय है हमें पुस्तकों में देखने को मिलता है जो रूप विद्यालय, तो फिर यह इस तरह से विद्यालय शब्द बन जाता है। मैं समझता हूं दीर्घ संधि की जितनी शंकाएं हैं शायद उनका निवारण हो गया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई शंका, कोई भ्रांति अगर उसमें है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसको शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए जिससे, और बेल आइकन दबाकर हमें सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हम आपको समय से और अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचे, आपके लिए हम सहायता कर सकें। ठीक है, आज का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि, नमस्कार।